आपके अपने YouTube चैनल A1 क्लासेज पर। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था चैप्टर 3 का कोई कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। चैप्टर 3 है हमारा पॉलिनोमियल बहुपद। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उससे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है द्विघात समीकरण की पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाएंगे और उसका हल प्राप्त करेंगे, वही विधि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। द्विघात समीकरण की पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को फॉलो करना होता है। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट देखते हैं जो हमें फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप है कि एक्स स्क्वायर की गुणांक को इकाई करना है। कोई द्विघात समीकरण मान लीजिए हमें दी गई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये कोई द्विघात समीकरण में दी गई है। क्या बोला है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पर a है। एक्स स्क्वायर का गुणांक a है। हमें बोला है कि a की जगह हमें एक लाना है। एक की जगह क्या करना है, एक की जगह एक करने के लिए हमें क्या करना होगा कि मान लीजिए यहाँ मैं नीचे a से भाग दे दूं तो ये a से a कट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो ये स्टेप हमें आगे फॉलो करना है। इसके बाद में जो दूसरा स्टेप है जो हमें फॉलो करना है वो है चर तथा अचर पदों को पृथक करना। चर पद कौन से हैं, एक्स वाले पद, मतलब जो राशि चलती हो, कुछ अलग अलग मान रखे जा सके, वो होते हैं चर पद। और कोई स्थिरांक हो वो होते हैं अचर पद, जो राशि चलने योग्य न हो वो होता है अचर। तो क्या करना है, एक्स के पद एक तरफ करना है और स्थिरांक वाले पद अचर पद एक तरफ करने हैं, चर तथा अचर पद। इसके बाद में जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा स्टेप जो हमें फॉलो करना है वो क्या है, वो है एक्स के गुणांक का आधा। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स के गुणांक का आधा करना है। एक्स के गुणांक का आधा करने के बाद उसका वर्ग करना है। एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना। LHS तथा RHS दोनों पक्षों में x के गुणांक के आधे का वर्ग करके हमें जोड़ना है। दोनों पक्षों में जोड़ना हुआ है समीकरण को हल करना। x के गुणांक के आधे का वर्ग करना है और उसको LHS तथा RHS दोनों पक्षों में जोड़कर समीकरण को हल कर लेना है। अब मैंने दोनों पक्षों में ही क्यों जोड़ा, क्योंकि यदि हम दोनों पक्षों में जोड़ेंगे तो ये इधर वाला इधर आएगा तो माइनस में आएगा, जो 0 हो जाएगा। समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो समीकरण वैसी की वैसी बनी रहे, इसके लिए हमें दोनों पक्षों में जोड़ना पड़ेगा। अब जो चौथा पॉइंट है जो हमें फॉलो करना है वो क्या है कि इसके बाद में क्या करना है, x समीकरण को हल करके हमें इस रूप में लाना है। समीकरण को हल करके हमें x प्लस माइनस कोई संख्या उसका होल स्क्वायर इक्वल टू कोई स्थिरांक का होल स्क्वायर, कोई भी अचर संख्या का स्क्वायर, इस रूप में हमें लास्ट में बनाना है। इधर भी पूर्ण वर्ग, इधर भी पूर्ण वर्ग, ये आ जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग। यहां से हम क्या कर लेंगे, हमारी द्विघात समीकरण का हल ज्ञात कर लेंगे। अब बता देता हूं एक एग्जांपल लेकर। एग्जांपल मान लीजिए हम लेते हैं इसी का द्विघात समीकरण का मानक रूप ले लेते हैं। चलिए देखते हैं एक एग्जांपल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये कोई द्विघात समीकरण में दी गई है। इस द्विघात समीकरण का हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से क्या करना है, हल ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला स्टेप जो हमें फॉलो करना था वो क्या था, एक्स स्क्वायर के गुणांक को आधा करना है, नहीं एक्स स्क्वायर के गुणांक को इकाई बनाना है। एक्स स्क्वायर के गुणांक को इकाई बनाना है, मतलब एक की जगह एक आना चाहिए। तो यहाँ एक बनाने के लिए हमें नीचे a से भाग देना पड़ेगा।
ए से भाग अकेले अकेले सिर्फ इसमें तो मैं दे नहीं सकता, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं ए का भाग दे दूंगा तो ये तो पूरी समीकरण ही पलट जाएगी, समीकरण ही दूसरी बन जाएगी। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि समीकरण पर भी कोई प्रभाव न पड़े, तो हमें पूरी समीकरण में ए का भाग देना है, और यहां मैं ए का भाग दूंगा इक्वल टू 0। क्या किया आपने, दोनों पक्षों में ए का भाग दिया, दोनों पक्षों में ए का भाग दिया। यहां पर ए का भाग जाएगा तो ये क्या बच जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर बच गया, यहाँ पर ए का भाग दिया। तो अब जो अगला स्टेप हमें फॉलो करना था, ये था हमारा स्टेप फर्स्ट। स्टेप 2, दूसरा पॉइंट क्या था जो हमें फॉलो करना था, चर तथा अचर पदों को पृथक करना है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स, ये तो हो गया चर पद। इसके बाद में क्या करना है, अचर पद। अचर पद को मैं एक तरफ ले जाता हूं, तो ये अचर है, यहाँ पर प्लस में था, इधर जाएगा तो माइनस में, आप सबको पता है। इसके बाद में क्या होगा, स्टेप 3। स्टेप 3 क्या था, x के गुणांक का आधा करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले x के गुणांक का आधा क्या होगा, b बाई 2a। b बाई 2a, 2 का भाग दे दिया तो आधा हो गया। b बाई 2a का वर्ग करना है और LHS तथा RHS दोनों में जोड़ना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस, अब क्या करना है, x के गुणांक के आधे का वर्ग इधर भी और इधर भी, दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ दिया हमने। अब क्या कर लेंगे, यहां पर देखिए क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर, इसको मैंने मान लिया कुछ a, तो ये हो गया a स्क्वायर, ये कुछ हो गया, इस अंदर वाले को मैंने b मान लिया, ये हो गया b स्क्वायर। अब जब मैंने इसको ध्यान से देखा तो ये बना 2ab। 2ab कैसे, 2 इंटू a क्या है x, b क्या है b बाई 2a, इस 2 से ये 2 कट गया, क्या बचा bx बाई a, क्या बचा bx बाई a, ये यही है। तो क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये कौन सा फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, कौन सा होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर किया तो ये हो गया x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब जब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा, b स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस c बाई a। अब जब इसको मैंने सोल्व किया तो ये क्या बनेगा, ये तो हो गया ऐसा का ऐसा, b बाई 2a का होल स्क्वायर, इधर क्या बचेगा 4a स्क्वायर, कुछ कॉमन आ गया, ये क्या बचेगा b स्क्वायर माइनस 4ac, क्या बच गया b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए अब देख लेते हैं, इधर हमें यहां पर निकालना है क्या, x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि जो b बाई 2a है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसका ये स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट आ जाएगा पूरे पर, x प्लस b बाई 2a, ये अंडर रूट आ गया, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। 2a कैसे, क्योंकि अगर इस पर अंडर रूट आएगा तो ये हटेगा तो क्या होगा 2a बचेगा। चलिए अब क्या करना है, माइनस x इक्वल टू अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a माइनस b बाई
2a, ये 2a और ये 2a कॉमन आएगा और x का मान क्या बच जाएगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये प्लस माइनस कैसे हुआ, क्योंकि अंडर रूट के बाहर हम प्लस और माइनस दोनों संख्या लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा इस समीकरण का हल। क्या होगा, x का मान क्या आ जाएगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, अंडर रूट b² माइनस 4ac। आगे डिस्कस करते हैं। क्या मान आया था, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac और ये डिवाइड में 2a। ये मान आया था हमारे पास किसका, x का। यदि द्विघात समीकरण है तो x की हमेशा दो वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू तो आएगी प्लस लेकर और एक वैल्यू माइनस लेकर। ये जो फॉर्मूला है, इसी को क्या बोलते हैं हम, श्रीधर आचार्य सूत्र। इसी को बोलते हैं श्रीधर आचार्य सूत्र। क्या होगा, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये क्या होता है, श्रीधर आचार्य जी सूत्र। आगे डिस्कस करते हैं। इसके बाद में आता है मूलों की प्रकृति। जो हमें मूल प्राप्त होंगे वो किस प्रकार के प्राप्त होंगे। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें पता होना चाहिए। मूलों की प्रकृति के लिए हमें b² माइनस 4ac का हमें ज्ञान होना चाहिए। अगर b² माइनस 4ac का हमें पता चल जाएगा तो हम मूलों की प्रकृति बता देंगे। तो जो ये b² माइनस 4ac होता है, इसको हम बोलते हैं d से लिखते हैं इसको बोलते हैं विविक्तर। क्या बोलते हैं, विविक्तर। इसको हम d से डिनोट करते हैं। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमें सिर्फ d का ज्ञान होना चाहिए। ये आया था अभी श्रीधर आचार्य सूत्र में, -b प्लस माइनस फिर अंडर रूट में था b² माइनस 4ac। उसी को हम बोलते हैं क्या, d बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, d, विविक्तर। तो हम इसकी 3 कंडीशन होंगी। मूलों की प्रकृति 3 प्रकार की होगी हमारे पास। इधर हम लिख लेते हैं मूलों की प्रकृति। इधर हम लिखेंगे d, इधर लिखेंगे मूलों की प्रकृति। तो यदि b² माइनस 4ac का मान धनात्मक हुआ, क्या हुआ, धनात्मक, 0 से बड़ा हुआ, 0 से बड़ा होगा, तो जो मूल प्राप्त होंगे वो हमें कैसे प्राप्त होंगे, असमान, मतलब दोनों अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे। क्या होंगे, वास्तविक, मतलब कोई ना 2 मूल प्राप्त होंगे हमें इसके, जो अलग अलग होंगे और कुछ ना कुछ चर होंगे, मतलब वास्तविक होंगे। यदि इसके बारे में दूसरा आता है b² माइनस 4ac यदि 0 के बराबर आ जाए, यदि 0 के बराबर आ जाए तो क्या होगा, मूल क्या होंगे, समान और वास्तविक, समान और वास्तविक। क्या होंगे, समान और वास्तविक। इसके बाद में यदि b² माइनस 4ac का मान ऋणात्मक आ जाए, 0 से कम ऋणात्मक आ जाए, तो क्या होंगे, मूल तो असमान होंगे, लेकिन जो मूल होंगे वो क्या होंगे, काल्पनिक, वास्तविक नहीं होंगे, उनका हमें पता नहीं होगा, वो कुछ काल्पनिक संख्याएं होंगी। क्या होंगी, काल्पनिक संख्याएं। तो चलिए इसी के साथ चैप्टर 3 पॉलिनोमियल बहुपद का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा वो समाप्त हुआ। इसके बाद में जो आगे की कक्षाएं होंगी उनमें हम डिस्कस करने वाले इनके एग्जाम्पल,
एक्सरसाइज 3.1 3.2 वो सभी एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच।